परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमां देखता है। मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, कि मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और जो भी विद्यार्थी सीटी 2024 की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ सीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन आपके सामने, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमण, आर के नारायणन और शंकर दयाल शर्मा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, फटाफट आंसर कर दो एक बार बेहतरीन तरीके से। और इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है, बताओ एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आर के वेंकटरमण। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ, किसके खिलाफ, कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास कब प्रस्ताव लाया गया था। तो ऑप्शन नवंबर 1968 को, जुलाई 1964 को, मार्च 1966 को और अगस्त 1933 को, 63 को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, डी आंसर 1963 में, 1963 को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो सेशन को। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिलाएं कौन थी। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली, कृष्णा हटी सिंह। तो भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। सरोजनी नायडू कौन थी, पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का 17वां करने का अधिकार किसे है। तो लोकसभा का 17वां करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन है अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर भी कौन सा आंसर आ रहा है, यहाँ पर सभी का डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर, राष्ट्रपति। कौन सा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा का 17वां है करने का अधिकार किसे, राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत के चुनाव आयोग का गठन ये कब किया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने 1947, 1950, 1991, 1994 को, 1994 को। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन ये कब किया गया था? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर है? और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं सभी के, है ना। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर होने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, तुक्का नहीं मारना है भाई किसी को ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 1950 को। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने राइट आंसर नहीं दिया ना, चारों आंसर दिए सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसको। और आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 62वां संशोधन अधिनियम और 32वां संशोधन अधिनियम। तो बताओ एक बार सभी, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और दोनों विधानसभा सदस्यों, इन दोनों सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो बताओ कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है ये? तो कौन सा बताओ एक बार सभी, आंसर करो भाई। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। कमेंट देख रहा हूँ मैं भी। और लास्ट में ये भी बताना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए ना। कमेंट में बताना सभी को। नोटबुक पास में रखो और जो भी सही कर रहे हो उनके नंबर लगाते जाओ ना। और लास्ट में कमेंट में बताना आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 52वां संशोधन अधिनियम है, इसमें संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है ये 52वां संशोधन अधिनियम। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के या वस्तु से होता है? क्या बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार है ये कैसा होता है, ये आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार है सदैव बराबर होता है या बड़ा होता है या छोटा होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो बताओ एक बार इसका आंसर, क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा बताओ एक बार सभी। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार है ये सदैव वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है? सदैव वस्तु के बराबर होता है। तो याद रखना है यहाँ पर बिल्कुल बराबर होता है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार होता है वो सदैव कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो ऑप्शन है 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री। तो तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ फ़ारेनहाइट क्या है? फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते। वह तापमान बताना है आपको, तापमान का पाठ्यांक, है ना। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? साइंस से क्वेश्चन है ये। और आपको पता है कि साइंस से क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ना। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है -40
डिग्री कितना है, -40 डिग्री। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द है, इसकी रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेकेल ने, जी एवलिन हचिंस ने, ह्यूगो डी वरिस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, बताओ एक बार सभी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी ना। कमेंट करो देखते। केंद्र की ना खोज रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और आप तो इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? तो इकोलॉजी शब्द की रचना की थी आपके अर्नेस्ट हेकेल ने। किसने की थी? अर्नेस्ट हेकेल ने की थी। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना की थी आपके अर्नेस्ट हेकेल ने की थी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? तो इनमें से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? तो पौधे को, वायु को, मिट्टी को, पानी को। तो इनमें से किसे नहीं माना जाता है, बताओ। अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पर पौधे को नहीं माना जाता है। किसे नहीं? तो इनमें से पौधे को अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। किसको? पौधे को। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पौधा तो जैविक होता है ना। क्या होता है? जैविक। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन कौन सा है भाई? टैक्स हेवन, सीमा पार, आतंकवाद, नाभिकीय प्रशिक्षणों पर प्रतिबंध लगाना, जलवायु परिवर्तन। तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन है। तो इनमें से कौन सा सम्मेलन है जो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो आपका जलवायु परिवर्तन है। ये जलवायु परिवर्तन, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर। तो एक बार भाई सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया सेशन को, वो एक बार लाइक ज़रूर कर दे सेशन को। लाइक की संख्या अभी भी कम है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता? तो इनमें से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन आपके सामने, एक रबर बैंड को खींचने और उसे उसके सामान्य आकार में वापस लाना, रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना, गुब्बारे को फूटने की सीमा तक फुलाकर उसे आकार में वृद्धि करना, गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में बदलना। तो आपसे पूछा क्या भाई, किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता? तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो व्युत्क्रमित यानी पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। जैसे यार ये देखो, एक रबर बैंड को खींचने और उसे उसके सामान्य आकार में वापस लाना, तो इसे ला सकते हैं हम। तो यानी एक रोटी की एक लोई को बेलना और तवे पर सेकना, इस सेकी हुई रोटी को वापस से
लोई नहीं बनाई जा सकती है ना, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ये पूछा है युद्धकर्मित नहीं किया जा सकता, तो इस रोटी को है ना वापस युद्धकर्मित नहीं किया जा सकता। इस लोई को वापस सेकने के बाद वापस लोई नहीं बनाई जा सकती, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आपको ध्यान में रखना है, युद्धकर्मित नहीं किया जा सकता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। तो धातु ऑक्साइड है किसका स्वरूप होता है? अम्लीय, कार्बनिक, क्षारीय, सामान्य। तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है बताओ आप सभी, कमेंट करो सभी फटाफट। क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप है क्षारीय होता है ना। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप है कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपसे पूछा है मानव रक्तचाप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो क्या पूछा है? सही नहीं कथन पूछा आपसे ना। तो ऑप्शन है शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अत्यधिक होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, रिलैक्सेशन के दौरान धमनी में दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। तो धमनियाँ वे वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। कमेंट करो फटाफट कौन सा आंसर राइट आंसर होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो धमनियाँ वे वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। क्या बताओ देखते हैं कौन आंसर करता है कि धमनियाँ वे वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है, या हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है धमनियाँ हैं? बताओ। तो यहाँ पर ये भाई असत्य हो जाएगा ना, ये कथन सही नहीं है ना। धमनियाँ ये हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है रक्त को, ना कि विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके हृदय तक लाती है ना। ये उल्टा हो गया इसका ना। तो यहाँ पर ये सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ये सही कथन नहीं है ना। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लेना चाहिए। तो कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, विटामिन के, विटामिन सी और चारा। तो चारा तो बिल्कुल लेना ही नहीं है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप कमेंट में बताओ। सभी को बताना कमेंट में कि विटामिन सी से और विटामिन के की कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। देखते आपकी तैयारी कैसी है ना। विटामिन सी की कमी से और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए हमें बताओ एक बार सभी। तो हमें लेना चाहिए ग्लूकोज। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। जो बीमार व्यक्ति होता है और कमज़ोर होता है उसे क्या ग्लूकोज दिया जाता है ना, ग्लूकोज। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होता है। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रीजनिंग के भी कराऊंगा क्वेश्चन में।
यूविया शोध रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो युवा शोध है, ये रोग है मानव शरीर का, ये किस अंग से संबंधित है? आँख से, हृदय से, आमाशय से या मस्तिष्क से? तो बताओ, युवा शोध है, ये रोग है मानव शरीर का, ये किस अंग से संबंधित है? तो ये आपके आँख से संबंधित, किससे? आँख से संबंधित है। तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो HDI क्या होता है? HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आमदनी, कृषि, उद्योग, सेवाएं, और डी ऑप्शन है ऊंचाई, भार और रंग। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो ये आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी का, इसका भी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म आइए भाई। NABARD का पूर्ण रूप क्या है? तो NABARD की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन है नेशनल बैंक ऑफ इलाहाबाद एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ असम एवं रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इनमें से क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? NABARD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो बताओ, सभी कमेंट करो, सभी के सभी कमेंट कर दिया करो भाई जल्द से जल्द, है ना। कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नेशनल बैंक ऑफ असम एवं रूरल डेवलपमेंट, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? NABARD की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक ऑफ असम एवं रूरल डेवलपमेंट, बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? तो मुद्रा बैंक है ये किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? ऑप्शन है लघु कारोबार, सीमांत किसान, गरीब महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र। तो मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई ये बताओ आप कमेंट में सभी। तो ये लघु कारोबार के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? लघु कारोबार की सहायता करने के लिए शुरू की गई है मुद्रा बैंक। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नगद आरक्षित दर। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। ए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो इनमें से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन है वित्त संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो वित्त मंत्रालय ये भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से क्वेश्चन है ना। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क, गुर्दा
सभी विकल्प सही है। तो इनमें से क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। सीपीयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है भाई कंप्यूटर का? बताओ एक बार। सीपीयू को क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे क्या क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क का कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है यहाँ पर। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क मस्तिष्क कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है। तो इनमें से कौन सा एक डॉट मैट्रिक्स का प्रकार है? ऑप्शन है टेप, डिस्क, प्रिंटर और बस। डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है टेप, डिस्क, प्रिंटर और बस। तो इनमें से कौन सा है? प्रिंटर है ये, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है प्रिंटर। कौन सा? प्रिंटर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है लेयर, एंगल, पिक्सल और कैनवास। तो कौन सा हो जाएगा? पिक्सल हो जाएगा यहाँ पर, पिक्सल। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? पिक्सल होता है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो कंपाइलर द्वारा किसकी पहचान की जाती है? ऑप्शन है लॉजिकल त्रुटियाँ, हार्डवेयर की त्रुटियाँ, इमेज की त्रुटियाँ, इमेज त्रुटियाँ ना, दो बार आ गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लॉजिकल त्रुटियाँ, इसकी पहचान कंपाइलर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? कंपाइलर द्वारा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। लॉजिक त्रुटियाँ की पहचान है ये किसके द्वारा की जाती है? कंपाइलर के द्वारा की जाती है लॉजिक त्रुटियाँ की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया। तो किसके द्वारा विकसित किया गया ये बताना आपको। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है मोटो लैब्स के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स के द्वारा, IBM लैब्स के द्वारा, बेल लम्स के द्वारा। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? बेल लब्स के द्वारा। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको बताना है 22, 23, 26, 27, 30, 31। तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 33 है, 35 है, 34 और 31 है और 33 है ना। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, क्या आंसर आ रहा है? सी आंसर आ रहा है सभी का। सी आंसर कैसे आएगा भाई? कमेंट करो सभी कि ऐसे तुक्के मारे हो आप। हाँ, तो सी आंसर कैसे आएगा बताओ एक बार सभी। तो देखो 22 और 26 में कितने का अंतर है? 22 में 4 प्लस हुआ है, कितना है? 22 में 4 प्लस। और 23 में और 27 में कितने प्लस हुए? 4 प्लस हुए। फिर 27 और 31 में कितने प्लस हुए? 4 प्लस हुए। और फिर 30 में कितने प्लस होंगे? इसमें भी 4 होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 30 में 4 प्लस हो गए 34 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा ना?
सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। और एक तरीका और भी है, देखो क्या है वो, फिर से बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, तो इसमें 22 में और 23 में 1 प्लस हुआ है, फिर 23 में और 26 में कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, फिर 26 में और 27 में 1 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है, फिर 27 और 30 में कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है ना, फिर 30 में और 31 में कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ है, फिर 31 में कितना प्लस होगा, 3 प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 हमारे वैसे भी आ रही है, तो और ऐसे भी 34 ही आ रही है। तो यहाँ पर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यानी आंसर एक ही आएगा आपका, है ना, क्या आएगा, आंसर एक भी आएगा, तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिक बेट से क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करना जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या आएगा, वाई दे रखा है, वी दे रखा है, क्यू दे रखा है और जे दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो क्या क्या दे रखा है बताओ एक बार सभी। कमेंट करो सभी आंसर, क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देखो वाई, वी है, क्यू है और जे है। क्या क्या है, वाई है, क्यू है और, तो वाई कितने पे आता है, वाई आता है 25 पे, वी आता है आपके 22 पे, कितने पे आता है 22 पे, क्यू आता है कितने पे 17 पे और जे आता है आपके 10 पे, कितने पे आता है 10 पे। तो यहाँ पे 25 में कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है, कितना हुआ है, 3 माइनस हुआ है ना, यहाँ पर हुआ 3 माइनस, कितना हुआ है, 3 माइनस। फिर 22 में और इसमें कितना माइनस हुआ है, इसमें हुआ 5 माइनस, कितना हुआ है, 5 माइनस। फिर 17 और 10 में कितने हुए, 7 माइनस हुए, कितने, 7 माइनस। अब इसमें 2 प्लस करोगे तो 5 आएगा, इसमें 2 प्लस करोगे तो 7 आएगा, इसमें 2 प्लस करोगे तो 9 आएगा। तो आगे कितना होगा, 9 माइनस होगा, कितना होगा, तो 10 पे 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1, 1 आएगा। 1 पर क्या आता है, 1 पर आता है ए आता है। तो ऑप्शन में है क्या, ए है क्या, देखो ए है भाई, सी में ए है ना। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए आंसर, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा सर, है ना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। देखो कैसे किया था, वाई आता है 25 पे, वी आता है 22 पे, क्यू आता है 17 पे और जे आता है 10 पे। और हमें यहाँ पर देखना था क्या आंसर आएगा। तो 25 में से 25 और 22 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। फिर 22 में और 17 में कितने का, 5 का। फिर 17 और 10 में कितने का, 7 का। तो यहाँ पर इसमें 2-2 का अंतर है, इसमें 2-2 का अंतर आ रहा है, किसमें, इसमें। तो इसमें भी 2-2 का अंतर आएगा आगे, है ना। फिर यहाँ पर 2 प्लस प्लस होंगे इसमें ना, तो 2 प्लस 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, है ना। फिर 9 यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर यहाँ पर 10 में से आप 9 माइनस करना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 पर क्या आता है, 1 पर ए आता है। तो यहाँ पर ए हमारे ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है भाई लुप्त विलुप्त संख्या, है ना, मिसिंग नंबर। तो क्वेश्चन हमारे पर क्या आएगा ना, तो इनमें से बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन में दूँ कहाँ, यहीं पर दे दूँ ना, ए ऑप्शन है आपके, क्या है यहाँ पे 32, ए में तो है 32, है ना, बी में 14, कितना है 14, सी में आपके 20 और डी में कितने 16। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा, बताओ सभी आंसर करो कमेंट में जल्द से जल्द। तो देखो 44 कैसे आई, तो देखो 3 + 7, 4 +
3 कितने होते 7 होते, तो यहाँ पर 8 है ना, 1 प्लस मान लो है ना। फिर यहाँ पर कितने 7, 9 और 7 कितने होते 16, तो ये तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पर ऐसे करो, देखो 4 को और 9 को गुणा करो, कितना आता है 9 4 36 है ना। 9 4 कितने होते 36 होते। 36 में आप 8 प्लस करो, 36 में 8 प्लस करोगे तो आ जाएगा 44, कितना आ जाए 44 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको करो, 7 7 3 21, 21 में 6 प्लस करोगे तो आ जाएगा 27। उसी प्रकार इसको कर लो, 8 2 16, 8 दूनी 16, 16 8 4 20, कितना आ जाएगा 20। तो 20 हमारे सी ऑप्शन में है ना, ये रहा 20। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको करना है ना मिसिंग नंबर को। अगला क्वेश्चन है, ये आपको करने के लिए दे देता हूँ ना, ये तो चलो कर लेते हैं हम भी। क्या है, यदि किसी कूट भाषा में LAST को 1 2 3 4 और BOOK को 5 6 6 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में TOAST को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे रखा है ना। तो इसका आपको देना है कमेंट में जवाब। किस में देना है, कमेंट में देना है इसका जवाब सभी को। देखते आपका दिमाग चलता है या नहीं भी चलता है ना। इसका आंसर दे दोगे ना तो आपको मान लेना भाई आपकी तैयारी अच्छी है और दिमाग भी तेज़ चल रहा है आपका ना। तो आपको देना है इसका आंसर कमेंट में सभी को। TOAST का कोड आपको बताना है ना, इनमें से बताना आपको कोड है ना। 104वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देना कमेंट में आप सभी को। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध किडनी, इसे किडनी बोला जाता है, किडनी का संबंध किससे है। ऑप्शन है न्यूक्लियर मेडिसिन से, नेफ्रोलॉजी से, यूरोलॉजी से, रूमेटोलॉजी से। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से, उसी प्रकार किडनी का संबंध किससे होगा, वृक्क, इसे क्या बोला जाता है बताओ एक बार सभी। तो कार्डियोलॉजी में है ना हम किसका अध्ययन करते हैं भाई, बताओ एक बार सभी। कार्डियोलॉजी में हम करते हृदय का अध्ययन, किसका अध्ययन करते, हृदय का अध्ययन करते हैं ना, हृदय का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते, किडनी का अध्ययन करते, किसका, किडनी का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी आंसर। नेफ्रोलॉजी में हम किसका, वृक्क का अध्ययन करते हैं ना, किसका करते हैं, किडनी का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी में हम किडनी का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का ये प्यारा सा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।